नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में हम बात करेंगे आज भारत पाकिस्तान के रिश्तों की। तय दिन के मुताबिक भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत शुक्रवार को होनी है, लेकिन अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। यानी कि अभी दिन नहीं बल्कि घंटे बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सस्पेंस ये बरकरार है कि बातचीत आखिर होगी या नहीं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर दोनों ही देश में नहीं हैं, तो क्या बातचीत रद्द होने के बजाय टाली भी जा सकती है कुछ दिनों के लिए? अगर मंत्रियों के बयान देखें तो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि पाकिस्तान पर विश्वास न करने की कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन अगर इसके उलट देखें तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ये कह रहे हैं कि दुश्मन के लिए आंख के बदले आंख की नीति होनी चाहिए। ऐसे में पठानकोट पर हुए हमले के बाद से जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसमें बातचीत आखिर आगे कैसे बढ़ेगी? अगर ये बातचीत नहीं होती है विदेश सचिव स्तर की, तो क्या कहा जाए, इसका क्या नतीजा निकाला जाए? और बातचीत होगी तो आखिर भारत और पाकिस्तान दोनों किन स्थितियों में खड़े रहेंगे इस टेबल पर? ये बातचीत हम करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। हमारे साथ भारत के पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर साहब स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं। स्वागत है आपका सलमान साहब। इसके अलावा मेरे साथ राजीव डोगरा मौजूद हैं, राजदूत रह चुके हैं कई महत्वपूर्ण देशों में। जावेद नकवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कॉलमनिस्ट हैं पाकिस्तान के कई अखबारों में। और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से भी खास मेहमान मौजूद होंगे, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं डॉक्टर रसूल बख्श साहब, वो भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे इस्लामाबाद से फ़ोन लाइन पर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सलमान हैदर साहब, ये बताइए कि आपका तजुर्बा क्या बताता है? अगर 48 घंटे पहले तक भी हमारे सामने कोई ठोस अभी फैसला नहीं आया है, इसका मतलब बातचीत होगी या नहीं होगी? ये कोई इशारा नहीं मिला है अब तक कि बातचीत होने वाली है या नहीं होने वाली है। हम लोग सब, जैसे आपने कहा था, सस्पेंस में अभी बैठे हैं। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। यानी अभी हमें बैठ के इंतज़ार करना होगा कि देखिए कि किस तरह आगे लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसला लिया जा चुका होगा लेकिन अभी मीडिया तक, आम लोगों तक पहुंचा नहीं है, या आपको लगता है कि अभी उच्च स्तर पर भारत में फैसला लिया ही नहीं गया है? मुझे लगता है कि फैसला ले अगर फैसला हो चुका होगा तो वो अंदर यानी मीडिया के सामने लाना ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है उससे फैसला लेके सीक्रेट तौर पर रखें। तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी बातचीत चल रही है अंदरूनी। लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, फैसला बातचीत जारी रहे या मुलतवी हो या कुछ और तरकीब। लेकिन क्या तरीका होता है, अगर आप मुझे बता सकें कि क्या अगर इतनी उच्च स्तरीय बैठक हो रही हो और वाकई बहुत नाजुक दौर में ये बैठक हो रही है, तो इतने पहले तक फैसले लिए जा चुके होते हैं ज़्यादातर, या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ घंटों पहले तक भी पसोपेश बना रहता है? हो सकता है। जी, ये ठीक है। पॉलिटिकल विल की बात है। हाँ। अगर नियत उनकी ये है, जो लीडरान है, कि बातचीत होनी चाहिए तो होगी। बिल्कुल। राजीव डोगरा जी, बताइए कि यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से सस्पेंस जो है शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फ़िलहाल बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं, जहाँ बातचीत से पहले ही पठानकोट वाला हमला हो चुका है। भारत की जो घरेलू राजनीति है वो भी दबाव डाल रही है नेताओं पर। वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से एक स्टेट्समैनशिप दिखाई और ख़ुद जाकर वहाँ लाहौर में फंक्शन अटेंड किया, उस सब को लेकर एक बहुत भरोसे का माहौल पैदा हुआ, लेकिन फिर पठानकोट हो गया। किस तरह से आपको लगता है कि अगर इतने घंटे पहले भी फैसला नहीं आया है हमारे सामने, तो क्या ये मीडिया तक पहुंचना बाकी है फैसला, ये वाकई नहीं लिया जा सका है अभी तक? देखिए, आपके सवाल के दो तीन पहलू हैं। पहले तो ये कि ये पहली बार नहीं है हाल में कि फैसला आखिरी क्षण तक लिया जाए। जब वो पहले सरताज अजीज साहब को इधर आना था, तो आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी को आखिर में जाके ये कहना पड़ा, भाई अब तो बताइए, रात तक बताइए कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो आखिरी क्षण तक था और फैसला पाकिस्तान ने लिया आखिर में। अब भी फैसला पाकिस्तान के पलड़े में है, क्योंकि हमारे स्पोक्स पर्सन ने तो शुरू में ही बता दिया था कि भाई हमने तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे दी है, अब हमको चाहिए प्रूफ ऑन ग्राउंड कि कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से लिया जा रहा है। तो अभी तक कोई प्रूफ ऑन ग्राउंड नहीं है जिसके कारण फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो सके। तो फैसला पाकिस्तान ने लेना है कि क्या वो रिएक्ट करें जो
अभी तक लीड्स इंडिया की तरफ से गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक किया क्या है। ज़रूर नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग की है अपने फ़ौज के साथ और मंत्रियों के साथ, पर एक रिज़ल्ट जो सामने आया है कि उन्होंने एक कमेटी बिठाई है। उसमें कमेटी के मेंबरान कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई। अब ऐसी कमेटी क्या जाके एक्शन लेगी, वो कुछ जरा सी अचंभे की बात है, क्योंकि अगर टेररिस्ट वहां से आए थे तो इन तीनों की इजाजत के बगैर तो नहीं आ सकते थे जी। तो ये कमेटी क्या अपने आप को दोषी करार देगी दुनिया की नजरों के सामने? सो फैसला रियली पाकिस्तान के हाथ में है। किस तरह का फैसला देता है, कितनी सिंसियरिटी के साथ फैसला देता है, ये देखने की बात। जी हाँ, चलिए पाकिस्तान आपको लेके चलते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ रसूल बख्श साहब मौजूद हैं, जावेद नकवी भी हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं, उन तक भी जाएंगे। लेकिन रसूल बख्श साहब ये बताइए कि दोनों खास मेहमान जो तजुर्बेकार डिप्लोमेट्स हैं, दोनों की बातें आपने सुनी होंगी। अभी पाकिस्तान में इसको लेकर क्या माहौल है, क्या बातचीत हो रही है दोनों जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनके बीच? यहाँ तो उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक्सपेक्टेशन ये है, उम्मीद है कि मुज़ाकरात हॉस्टेज नहीं बनेंगे दहशतगर्दों के हाथ में, कि दहशतगर्द उस पार हूँ या इस पार हूँ, वो हिंदुस्तान के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है, और उनका पीछा करना चाहिए। और कोशिश दहशतगर्द गिरोहों की तरफ से हमेशा यही रही है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है तो वो शब खून मारते हैं और उसको डिरेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि गालिबन फैसला ये हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान कि वो दहशतगर्दों को ये मौका नहीं देंगे, और मेरे ख्याल में देना भी नहीं चाहिए कि वो मुज़ाकरात को मुअत्तल करा सकें। जी, लेकिन रसूल बख्श साहब, यहाँ पे जो सोच है और माहौल है पाकिस्तान के अंदर, वो पठानकोट के हमले के बाद और उस दौरान के ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो भी दहशतगर्द अगर पाकिस्तान से मुलविस हैं तो उनका पीछा किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे और पाकिस्तान के इदारे उनके पीछे जाएं, उनको पकड़ें और चैन से ना बैठें। जी, मेरा ख्याल ये है कि जिस कमेटी की तरफ इशारा किया गया था कि जिसमें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इससे ज़्यादा मजबूत कमेटी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में बन सकती है। जी, ठीक है। और ये संजीदगी से उनका पीछा करेंगे और मुझे यकीन है कि उसका नतीजा निकलेगा। और अगर लोग वो पाकिस्तान में हैं या वो लोग जिन्होंने के अगर ऐसा सबूत मौजूद है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर इन दहशतगर्दों की मदद की है जिन्होंने हिंदुस्तान में जाके पठानकोट में हमला किया है, जी, जी, तो उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी और होनी चाहिए, आनी चाहिए। चलिए, आप ही कह रहे हैं कि कम से कम आपको ऐसा लगता है कि कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस देने के बाद अभी जो कमेटी बैठी है, आप कह रहे हैं काफ़ी संजीदा और सीरियसनेस आपको इस बात की नज़र आती है। या हिंदुस्तान में पूछ लेते हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जावेद नकवी साहब, वो क्या कहते हैं। फिर इस पर रिएक्शन में राजीव डोगरा जी का भी लूँगी। जावेद नकवी साहब, दो अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं। जो भारत का रुख है, अगर राजीव डोगरा जी के ज़रिए समझ सकें इस बात को, तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस कमेटी की जो पूरा एग्जिस्टेंस है, जो सीरियसनेस है, उस पर डाउट है। और रसूल बख्श साहब कह रहे हैं, पाकिस्तानी जो कमेंटेटर है, वो ये कह रहे हैं कि शायद इससे बेहतर पाकिस्तान नहीं कर सकता था। आपका क्या ओपिनियन है? दोनों सूरतें अपनी अपनी जगह कन्विंसिंग हैं। डोगरा साहब ने जो बात कही है वो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मुसीबत है, पाकिस्तान में पठानकोट का मसला अलग है। पंजाब उनको डिस्टर्ब नहीं चाहिए इस वक्त। मसूद अज़हर वहाँ बैठे हुए हैं। मसूद अज़हर पंजाब, बहावलपुर, ये सारी जगहों को कंट्रोल कर, जैसे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, ये पंजाब का ये जो मवाद है, क्योंकि इस वक्त फोकस है कराची में फ़ौज का, वो फ़ौज जो पंजाबी है वो एक फोकस चल रहा है सरहद की तरफ, उनके यहाँ ज़रब-ए-अज़्ब चल रहा है। अब उसमें अगर हम उनसे ये कहते हैं कि मसूद अज़हर को पकड़ो
और मेरा ख्याल ये है कि मसूद अजहर जैसे अनासिर ने ही ये काम किया है जो पठानकोट में हुआ। लेकिन ये वो मसूद अजहर है जिसको कि मुशर्रफ के कत्ल के ऊपर जो हमला हुआ था, मुशर्रफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर जानी हमला था, उसमें इनका नाम था। उस वक़्त इनको नहीं ढूंढ पाई फ़ौज, क्योंकि फ़ौज के अंदर ही इनको टिप ऑफ किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझ के फिर हमें आगे करना चाहिए कि भाई ये इनके अंदर ही अगर इतने मसाइल हैं कि ये आदमी वो नहीं है जिसे पठानकोट किया, ये आदमी वो भी हो सकता है जिसने मुशर्रफ पे हमला किया और बचा हुआ है बाकायदा। अब पहले तो ये था कि 36 का आंकड़ा था फौज से, लेकिन अब धीरे धीरे सुना गया है कि उसको रिहेबिलिटेट कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर हमारी दिक्कतें और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की दिक्कतें तकरीबन मिलती जुलती हैं, क्योंकि उनका भी दर्द सर है ये, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका पठानकोट से वाकई से एक दिन पहले जनरल रहील शरीफ ने कहा था, आपको याद होगा, कि 2016 में हम पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे जी। अब अगर उनका ये मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे, तो क्या वो एंटी ईरान जंडुल्ला को छोड़ देंगे वहां पे, या एंटी अफगानिस्तान हक्कानी ग्रुप को छोड़ देंगे वहां पे, या इस तरह के नासिर जो हैं जैसे मोहम्मद लंबी बहस है जावेद नकवी साहब, लेकिन मैं फोकस इनको रख के इनको दूध पिला के वो अपने यहाँ आतंकवाद जी ठीक है, लेकिन मैं फोकस इस बात पे रखना चाहती हूँ कि अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी जो लेवल की बातचीत होनी है, अगर वो होती है तो क्या संदेश जाएगा, वो नहीं होती है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का एक पहिया घूमा है वो आखिर क्या रुक गया, मान लिया जाएगा। राजीव डोगरा जी, ये बताइए कि जो जावेद नकवी कह रहे हैं वो दरअसल थोड़ा अलग रुख है कि जो भारत की पोजीशन रही है। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं, जो एक थॉट है कहीं ना कहीं भारत में, ये भी एक सोच है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें। एक दूसरी सोच ये है जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में है, ये कि आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद पर काबू करे, और जब तक आतंकवाद पर काबू नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन जावेद नकवी जो कह रहे हैं वो बात इससे अलग है। क्या आप इनकी बात को मानने को तैयार हैं कि खुद पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एक तरह के आतंकवाद का शिकार है? देखिए, हर बात के कई पहलू होते हैं और हर बात में कुछ ना कुछ तथ्य तो होता है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद नकवी साहब, मैं इनसे क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करूं, पर मेरा नज़रिया पंजाब के बारे में, क्योंकि पंजाब की बात हो रही है, मसूद अजहर वहाँ के हैं, तो जो भावलपुर एरिया है जिसका जो इनका सेंटर है, हेडक्वार्टर्स है, वो अभी हाल में एक और सिलसिले में भी आया था। जब टेरर का सिलसिला हुआ था अमेरिका में, एक हस्बैंड वाइफ ने 16-17 अमेरिकन को मारा था, तो तब अमेरिकन जर्नलिस्ट जो भावलपुर गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको वर्चुअली होटल अरेस्ट करके और कुछ दिनों के बाद कहा कि अब आप सीधा वापस चले जाइए इस्लामाबाद से, जहाँ से आए हैं, आप कोई यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो एक बहुत भारी डिफरेंस आया है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको याद होगा 26/11 के जो थे कसब वगैरह, उनके तो घरों तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहुंच गए। जी बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान ने ऐसे एक मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है कि उनकी जो टेरर की रूट्स हैं उसके बारे में दुनिया को ना पता लगे और शायद उनके देश को भी ना पता लगे। उस एक और डिस्टर्बिंग चीज़ जो है वो पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भाई आपने सिंध में कर दिया, वजीरिस्तान में कर दिया, शायद बलूचिस्तान में भी आर्मी ऑपरेशन कर दिया, पंजाब जो गढ़ है टेररिज्म का, वहाँ तो आप जाते डरते हैं, आर्मी ने भी कोई ऑपरेशन नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि जॉइंट इंडो पाक ऑपरेशन होगा और उससे हमारे सब मसले हल हो जाएंगे? और हमारे से मेरा मतलब इंडिया के, क्योंकि टेरर का शिकार इंडिया है। पाकिस्तान का जो टेरर है वो उनका अपना देन है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सो हमको जो शिकायत है या शिकवा है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर आ रहा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई सबूत है कि पाकिस्तान की सिंसियरिटी है, चाहे वो 26/11 हो या 1993 के दाऊद इब्राहिम वाले हमले हो मुंबई पे। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया या एग्जाम्पल नहीं आई
जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सिंसियरिटी का सबूत जी दिखाया ठीक हो। है। रसूल बख्श साहब, ये बताइए कि राजीव डोगरा जी जो बातें कह रहे हैं काफ़ी वैलिड है उनकी बातचीत कि भारत को एक के बाद एक नए जख्म मिलते जा रहे हैं, जिनकी गिनती भी जो है वो संभव नहीं हो पा रही है, मुमकिन नहीं हो रही है। भारत में भी यहाँ इलेक्शन होते हैं, यहाँ अपनी जो घरेलू आवाम है उसको भी जवाब देना है, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको। कैसे ऐसा हो सकता है कि टेरर अटैक्स पे टेरर अटैक्स होते चले जाएं और बातचीत लगातार होती चली जाए? और सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं, खासकर पंजाब स्टेट को लेकर कह रहे हैं कि वहां से क्यों डरती है पाकिस्तानी स्टेट, क्यों नहीं वहां पर कोई बात की जाती है, क्यों नहीं उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है वहां से जो उपज रहा है आतंकवाद? देखिए, जो डोगरा साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को जख्म लगे हैं और नहीं लगने चाहिए। हम उनकी तायद नहीं करते, लेकिन ये है कि दोनों मुल्कों को मिलकर कभी ये भी सोचना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। कि अगर सिर्फ मलबा पाकिस्तान पर ही डाल दिया जाए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये सारे हमले करवाती है और ये लोग अपने तौर पे नहीं करवाते, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। खोज लगाने की ज़रूरत है कि कहाँ पे ये लोग कैसे कार्रवाई करते हैं, कौन इनके पीछे है। पंजाब के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ कि ये जो खातून थी ये कैलिफोर्निया में, वो पाकिस्तान में कितना देर रही? 4-5 साल, वो 3 साल या 4 साल मुल्तान में, बहावलपुर में नहीं, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ उसने फार्मेसी की तालीम हासिल की। उसका ख़ानदान हमेशा सऊदी अरब में था 25 साल से, और अक्सर ख़ानदान जो मशरिक़ वस्ता में है, मिडल ईस्ट में है मुसलमान, वो अपने बच्चों और बच्चियों को पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो उसका जो माइंड सेट है शायद मुल्तान में कहीं पे तब्दील हुआ हो, वहाँ पे इस किस्म की जहनियत मौजूद है जनूबी पंजाब में। बहावलपुर से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और वो जो जर्नलिस्ट गए थे वो भी मुल्तान में गए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के, बहावलपुर में नहीं गए थे, क्योंकि ये वाकया मुल्तान का था। दूसरा, पंजाब के हवाले से कि मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यहाँ सियासी लोग पाकिस्तान में हर किस्म के बयान देते हैं कि रेंजर्स वो कार्रवाइयाँ वक्त मेरे पास कम है रसूल बख्श साहब, थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए। जी, कि मैं जल्दी जवाब दे रहा हूँ कि जो कराची में हो रहा है कि यहाँ पे हर एक जिला में जो पुलिस है मुतहरिक है, पुलिस बहुत फाल है। वहाँ पे रेंजर्स को जाना पड़ा कराची में इसलिए कि पुलिस बिल्कुल एक अलाकार बन गई थी एमक्यूएम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो वहाँ की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। तो पुलिस यहाँ पे फाल है, हजारों की तादाद में उन्होंने रेड किए हैं। आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो लश्कर जंगवी के जो यहाँ पे रहनुमा थे, कोई 18 के करीब पुलिस के मुकाबले में मारे गए थे तकरीबन 2 महीने पहले। वो भी पंजाब में हुआ है। ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर पंजाब में पुलिस हरकत में है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है पंजाब में। राजीव डोगरा जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी सरकार को क्यों पंजाब छूने से डर लगता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। सलमान हसन साहब, आपका क्या मानना है? क्या वाकई असहाय लगती है पाकिस्तान की सरकार अपने पंजाब स्टेट के आगे, या फिर जो रसूल साहब कह रहे हैं आप उनकी बात को में विश्वास करना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त सवाल ये है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल बात होनी चाहिए या नहीं। इस पर दो राय हैं, जैसे हमने सुना है। नहीं, लेकिन पंजाब पे इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आतंकवाद पठानकोट आया है और पठानकोट की वजह से ये बातचीत रुकी हुई है। तो अगर हम जड़ तक ना पहुंचे कि आखिर पंजाब को क्यों अछूत मान रही है वहाँ की सरकार, आखिर ऐसा क्या है पंजाब में? हमें पता है जी कि आतंकवाद आए हैं पठानकोट, पंजाब से आए हैं या कहीं और से आए हैं, ये भी नहीं मालूम। वो उसका अभी कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन आए हैं, उन्होंने हमला किया है, उनका मुकाबला करना लाजमी है। और इसमें अगर दोनों मुल्क मिल के कुछ कर पाए तो ये लगता है कि अब तक तो ये कर नहीं पाए हैं, लेकिन उम्मीदें तो रहती हैं कि क्या ये पॉलिसी है भारत की? क्या भारत ये सोच रहा है कि दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे? मैं इसी पॉइंट पर कुछ कहना चाह रहा था कि जब फॉरेन सेक्रेटरीज मिलेंगे तो उनकी कोशिश ये होगी कि कोऑपरेशन इस मामले में, जो आतंकवाद का मुकाबला करने में कुछ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए,
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए। जहाँ तक जॉइंट ऑपरेशन वगैरह तो बहुत आगे की बात है, वहाँ तक तो हम सोच भी नहीं सकते इस वक्त। लेकिन जो अब तक कोऑपरेशन नहीं रही है वो होनी चाहिए। और जब फॉरेन सेक्रेटरीज मिलते हैं तो उनका काम ये है कि वो कोशिश करें कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हों। लेकिन सलमान अहमद साहब, ये बताइए कि क्या जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, जो भारत की सरकार है, क्या उसमें एक राय है इसको लेकर कि आखिर भारत की जो पाकिस्तान पॉलिसी है क्या होनी चाहिए? सीमा पार से जो आतंकवाद आ रहा है उस पर हमारी नीति क्या होनी चाहिए? अभी 24 घंटे के अंदर 2 महत्वपूर्ण मंत्रियों के बयान आए हैं जो टूटी है और उसका होल्ड कम है, तो एस्टेब्लिशमेंट का बात तो हो भारत की सकती है। सरकार कहना ज़्यादा बेहतर जी होगा। जावेद नफ़ी साहब, ये बताइए कि अगर ये बातचीत होती है, या मैं ये मान लूँ कि बातचीत, चूंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ घंटे बाकी हैं सिर्फ, कि अगर ये बातचीत नहीं होती है तो किस तरह का संदेश माना जाएगा? क्योंकि बातचीत में क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बातचीत के लिए तैयार हो जाना ही अपने आप में काफ़ी इसका सांकेतिक जो महत्व है। देखिए, कभी कभी लगता है कि ये जो हमारी ये जो खारिजा पॉलिसी, ये जो नीति है, ये बजाय विदेश मंत्री के उसमें किसी रेलवे मिनिस्टर को दे दी गई, जो कि आदतन आउटर सिग्नल पे खड़ी कर देता है गाड़ी। कि जब हम पैसेज मिलेगा, जब मालगाड़ी चली जाएगी तो फिर हम देखेंगे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें जो हमारी सूझबूझ है और बरसों की है, हमारी डिप्लोमेसी रही है हिंदुस्तान की, इसमें इतनी फिनिश है। और नेहरू के ज़माने से अगर आप लिन और वाजपेयी तक जाएं तो ये इस वक्त जो ये डगमगाए हुए लोग हैं, आपने जो 2 लोगों का नाम लिया है, वाकई ये है कि एक कह रहा है कि इनको ट्रस्ट करो, दूसरा कह रहा है कि आँख का बदला आँख लेंगे। लेकिन जो हमने अपने आप को, जैसे वो बिल्ली का बच्चा नहीं, उसके रुई के गोले में उलझा हुआ है, हमने अब बिला वजह की रेड लाइन। अब बताइए, आज अगर आप सोचें बैठ के, इतना बड़ा वाकया हुआ है और हमारी सबसे बड़ी रेड लाइन क्या थी कि साहब वो हुर्रियत वाले फलाने साहब के साथ चाय ना पिए। ये लग रहा है कि हम कहाँ से कहाँ डगमगाते घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ ये रेड लाइंस वाली जो बातें हैं, ये हमें आउटर सिग्नल पे खड़ा कर देती हैं। और जो वाजपेयी जी ने मुशर्रफ के साथ बात की थी 2004 में जी। कि हमारी सरजमीन जो है पाकिस्तान की, वो हम हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो, किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे, वो बात अभी फिर से घूम के आई है जी, जिसमें रहील शरीफ भी शामिल थे। जी माफ कीजिएगा जावेद नफ़ी साहब, समय समाप्त हो गया। एक लास्ट कमेंट के लिए राजीव डोगरा जी की तरफ जाना चाहूंगी। यही बात कही जी बिल्कुल, राजीव डोगरा जी, लास्ट कमेंट, अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? देखिए, 1972 के बाद भी कोई 12 साल के लिए बातचीत नहीं हुई थी, तो हम वहीं के वहीं रहे थे और इंडिया में शांति भी काफ़ी हुई थी उस टाइम पे। सो ज़रूरी नहीं है बात सिर्फ करने के लिए ही हो, बातचीत कुछ आगे बढ़ने के लिए हो तो बातचीत का कुछ फ़ायदा है। अगर बातचीत सिर्फ रेड लाइंस को मिटाने के लिए हो तो उसमें कोई फायदा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव डोगरा जी। माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो साफ तौर पर उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कल की जब सुबह निकलेगी तो कोई ना कोई सस्पेंस जो हमारे सामने आ रहा है ये दूर होगा कि बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।